हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपने क्या सही किया था, कितने ट्रांसलेशन आपके सही हुए थे। तो सेंटेंस लेते हैं। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ये एक स्टोरी जैसा मैंने एक पैराग्राफ दिया था, उसको आपको ट्रांसलेट करना था। देखिए आपने क्या किया है। थे, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो सिंपल है, इज एम आर वॉज वर्ब का यूज है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विक्रमादित्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉज, और क्या थे, उज्जैन के राजा। तो देखिए जब काकी के बीच में आ जाता है तो हम उल्टा ट्रांसलेशन कर दें, राजा के उज्जैन ऐसा लिखें, द किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन उनकी राजधानी थी। उज्जैन के बारे में बात कर रहे हैं, उज्जैन वॉज उनकी राजधानी, किसकी, राजा की, हिज कैपिटल। वे बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय नरेश थे। ही वॉज, वे थे, क्या थे, बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय नरेश थे। आ जो आर्टिकल है अपने आप आ जाएगा, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। बुद्धिमान एंड जस्ट, न्यायप्रिय, किंग, नरेश, नरेश मतलब राजा। उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। बीती हुई बात है, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ही नेवर, क्योंकि कभी नहीं का यहाँ यूज है, देखिए कभी नहीं ये भाव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही नेवर पनिश्ड, किसी निर्दोष व्यक्ति को, एनी इनोसेंट पर्सन। उनके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे। उनके दरबार में, वैसे है ये पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन एक मैंने आपको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज बताया था। इंट्रोडक्टरी देयर में क्या होता है, स्थान का नाम पहले होता है जहां पे दूसरी वस्तु रहती है। तो दरबार में कौन रहते थे, विद्वान, तो हम इसको देयर से भी बना सकते हैं। तो देयर वर्ब है लिव्ड, देयर लिव्ड, कौन रहते थे, बहुत से विद्वान, मैनी स्कॉलर्स, उनके दरबार में, इन हिज कोर्ट। विक्रमादित्य के राज्यकाल में उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी। विक्रमादित्य के राज्यकाल में, इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य। देखिए एक फ्रेज है, इसको हम पहले या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य, उनकी प्रजा, हिज सब्जेक्ट, लिव्ड मतलब रहती थी, जीती थी, क्या, एक सुखी जीवन, अ हैप्पी लाइफ। अब यहाँ पे एक नहीं लिखा है लेकिन सिंगुलर नाउन है, इसलिए ए एन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल का यूज कर देते हैं, ए एन। विक्रमादित्य का शासन अच्छा था। विक्रमादित्य का शासन, ठीक है, विक्रमादित्य का शासन, यहाँ काकी के आया तो आपके दिमाग में एक चीज आया कि हम शासन का विक्रमादित्य ऐसा लिख सकते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य यहाँ पे एक सजीव नाउन है, लिविंग थिंग है, तो इसमें हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करके काकी के का मीनिंग निकालते हैं। विक्रमादित्याज रूल, विक्रमादित्य का शासन, वॉज गुड, अच्छा था। देश का व्यापार उन्नति पर था। देश का व्यापार, द कंट्रीज बिजनेस, देश का व्यापार। देखिए यहाँ एपॉस्ट्रोफी का यूज, जो देश होता है, राष्ट्र होता है, इनको भी हम एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा काकी के का मीनिंग देते हैं। तो देश का व्यापार, द कंट्रीज बिजनेस था, वॉज, उन्नति पर, एट प्रोग्रेस। इसको मैंने ऑब्लिक करके ऑन द राइज भी लिखा। देखिए ये भी एक भावार्थ होता है, उन्नति पर, ऑन द राइज मतलब कि चढ़ाई पर था, ऊंचाई पर था। उन्होंने गुजरात के शकों पर विजय प्राप्त की थी। भूतकाल की बात कर रहे हैं, कोई क्रिया हुई है, कोई घटना हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने मतलब कौन, राजा ने। ही, यहाँ दे का यूज नहीं करेंगे, उन्होंने का मतलब बहुत से नहीं है, क्योंकि हम विक्रमादित्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्टोरी है, तो ये वर्ड उन्हीं के लिए यूज किया गया। तो ही विजय प्राप्त किया था, कंकर्ड। एक मैंने वर्ड लिखा था विन, विन माने भी जीतना होता, तो दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी। कांकर्ड किसको जीता था, गुजरात के शकों को, द शकाज ऑफ गुजरात। क्या किसी अन्य राजा ने उन्हें किसी युद्ध में पराजित किया, ये भी पास्ट मतलब इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
तो क्या से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी डिड, और सब्जेक्ट कौन है, किसी अन्य राजा ने, यानी कोई अन्य राजा, एनी अदर किंग। वर्ब क्या है, पराजित करना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिफीट। डिड एनी अदर किंग डिफीट, किसको पराजित किया, उन्हें, ये ऑब्जेक्ट है हिम, युद्ध में, इन अ बैटल। अब देखिए यहां भी एक युद्ध में नहीं है, लेकिन सेंस यही है कि किसी युद्ध में, एक युद्ध में, तो इन अ बैटल ऐसा लिखेंगे। नहीं, विक्रमादित्य जीवन पर्यंत अपराजित रहे, ये नहीं एक अलग से वर्ड है इसमें, क्योंकि ये आंसर दे रहा पहले वाले सेंटेंस की, क्या ऐसा हुआ था, तो कह रहे हैं नहीं, नो। फिर आगे सेंटेंस है विक्रमादित्य जीवन पर्यंत अपराजित रहे, रहे मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। विक्रमादित्य रिमेन्ड, रहे, क्या रहे, अपराजित, इनविंसिबल। जीवन पर्यंत की अंग्रेजी मैंने लिख दिया था आपको, थ्रू आउट हिज लाइफ। जैसे मेरे बारे में अगर जीवन पर्यंत हो तो थ्रू आउट माई लाइफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मिसलेनियस कुछ सेंटेंसेस थे, एक्सरसाइज 2 है। क्या तुम कुछ कहना चाहते थे, कहना चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट। यहाँ मेन वर्ब चाहना है, ये कहना जो है इसके सपोर्ट में वर्ब है, ये इन्फिनिटिव की तरह यूज होगा, टू से, वांट टू से, कहना चाहते थे। कुछ, समथिंग, कुछ लोग यहाँ एनीथिंग भी लिख सकते हैं, तो समथिंग एनीथिंग दोनों सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आगे आपको फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस वर्ष कितने विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए, कितने क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ विद्यार्थी एक साथ लिखा हुआ है, तो कितने विद्यार्थी ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, और देखिए यही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं अफर्मेटिव जैसा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ये डिड यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो डिड तो आएगा ही नहीं, ये गलत है, पार्टिसिपेटेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, ये ऐसा लिखा जाएगा। इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, परीक्षा में इस साल। ये बहुत ही थोड़ा ध्यान देकर समझिए, कितने विद्यार्थी इसका सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन वर्ड है, तो ट्रांसलेशन जो होगा अफर्मेटिव जैसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब सेकेंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, पार्टिसिपेटेड, ये डिड बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलती से बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तुमने कल कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, कौन सी पुस्तक, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि कौन सी के तुरंत बाद पुस्तक लिखा हुआ है, नाउन है, तो हेल्प जो है क्वेश्चन वर्ड हुआ व्हिच बुक, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसका सब्जेक्ट है तुमने, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, कल की बात हो रही है यस्टरडे। देखिए इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहां भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन है और यहां भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन है, लेकिन अंतर क्या है, ये पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी यही है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसलिए इसमें डिड लगेगा और यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। क्या राम के भाई ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, क्या से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले की डिड, राम का भाई सब्जेक्ट है, राम्स ब्रदर, निगेटिव भी है इसलिए नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, या डिड के बाद भी नॉट लगा सकते थे। आज्ञा का पालन करना, ओबे, ऑब्जेक्ट है उनकी आज्ञा, हिम। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, ही नेवर, डिड नहीं लगेगा, नेवर, सब से वर्ब की सेकंड फॉर्म इंसल्टेड एनीवन। ठीक है, मुझे उससे नफरत है इसलिए कल मैंने उससे बात नहीं की थी, मुझे उससे नफरत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं उससे नफरत करता हूं। आई हेट हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसलिए सो। अब देखिए कल मैंने उससे बात नहीं की थी, ये है ट्रांसलेशन, तो आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, उससे टू हिम, कल यस्टरडे। दशरथ सबसे ज्यादा राम को चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, दशरथ लव्ड, किसको चाहते थे, राम को सबसे ज्यादा, मोस्ट, दशरथ लव्ड राम मोस्ट। एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टेंस में पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। पहचान कैसे करेंगे हिंदी वाक्यों की? प्रायः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होते हैं। तथा देखिए केवल यही नहीं रहेगा, आपको ये भी ध्यान देना होगा, तथा भूतकाल में कार्य के लगातार जारी रहने का पता चलता है, लगातार जारी रहने का पता चलता है। सेंटेंस से ऐसा प्रतीत होता है, यानी वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्य पास्ट में, यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल में प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने हो रहा था, काम आपके सामने हो रहा था किंतु पूरा नहीं हुआ था। जब आप देख रहे थे उस कार्य को तो पूरा नहीं हुआ था, ऐसा सेंटेंस से आपको प्रतीत होगा। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। जैसे मैं फिल्म देख रहा था, तो मतलब मैं फिल्म देख चुका नहीं था, मैं देख रहा था। जबकि आप बात कर रहे हो उस समय मैं फिल्म देख रहा था, तो मतलब कंटिन्यू मेरा देखने का काम चल रहा था। माँ चाय बना रही थी, उनका चाय बनाने का काम जारी था, बना चुकी नहीं थी। चिड़ियां पेड़ पर चहचहा रही थी। सारे बंदर चाचा मगरमच्छ को चिढ़ा रहे थे। एक कौवा डाल पर बैठा हुआ था, ये भी लगातार बैठा हुआ था, ठीक है। कपड़े देखिए यहाँ हुआ था, रहा था नहीं आया, लेकिन जब भी बैठने का भाव होता है तो मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। वो अपने कपड़े धो रही थी। कल मीनल यहाँ व्याकरण पढ़ा रही थी। वे अपना काम कर रहे थे। मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। तो ये सारे कार्य आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कंटिन्यू चल रहे थे, उस समय चल रहे थे, उस समय खत्म नहीं हुए थे जब आपने इस कार्य को देखा था, या जो भी बता रहा है कि ये कार्य हो रहा था तो उसके सामने ये कार्य पूरे नहीं हुए थे, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ था, लगातार चल रहे थे। तो ये है पहचान। देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर, ऑब्लिक का मतलब यह होता है, वाज या वर। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाज वर दोनों हैं। और वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन का अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर लगे। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारा सेंटेंस एक जैसा रहेगा। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं एक फिल्म देख रहा था, सब्जेक्ट है आई। सबसे पहले पहचान किया, रहा था आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉचिंग, वॉच देखना होता है, वॉचिंग अ मूवी। देखिए किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ देखना की अंग्रेजी केवल वॉच ही क्यों नहीं लिखी, लुकिंग या सीइंग क्यों नहीं हुआ है? तो मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें वॉच, लुक और सी का डिफरेंस बताया था। आप वो शॉर्ट्स देख लेंगे तो वॉच, लुक और सी दोनों में, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। माँ चाय बना रही थी, माँ द मदर, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी क्योंकि माँ सिंगुलर है। मेकिंग, क्या बना रही थी? चाय, टी। चिड़ियां पेड़ पर चहचहा रही थीं, चिड़ियां द बर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है। चहचहाना की अंग्रेजी चिर्प होती है, चिर्पिंग हो जाएगा। पेड़ पर, इन द ट्री। सारे बंदर चाचा मगरमच्छ को चिढ़ा रहे थे। ऑल द मंकीज, सारे बंदर, वर प्लूरल है ना, वर लगेगा। चिढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीज, टीजिंग। अंकल क्रोकोडाइल, चाचा मगरमच्छ। ये पोएम के बारे में है। एक पोएम थी जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ, बंदर थे और वो मगरमच्छ को चाचा कह के चिढ़ा रहे थे, तो ये उसकी लाइन है। एक कौवा डाल पर बैठा हुआ था, एक कौवा, अ क्रो वॉज सिटिंग डाल पर ऑन दी ब्रांच। कल मीनल यहाँ व्याकरण पढ़ा रही थी, सब्जेक्ट क्या है? मीनल। देखिए कल की अंग्रेजी आप पहले भी लिख सकते हैं, तो मीनल सब्जेक्ट है, मीनल वॉज टीचिंग, क्या पढ़ा रही थी? ग्रामर। यहाँ हियर कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे। वे शांति से अपना काम कर रहे थे, वे सब्जेक्ट है, दे वर, कर रहे थे, डूइंग।
क्या कर रहे थे? अपना काम, दियर वर्क। दे के साथ अपना क्या अंग्रेजी? दियर। शांति से मतलब शांति के साथ, पीसफुली, ये एक एडवर्ब है। अब एक मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी करें वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, और दूसरों के अगर काम में आ सकता है तो इसको शेयर भी करिए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक में क्लिक करके अदर वीडियोस देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस से देखते हैं आगे हम। निगेटिव सेंटेंस में सिंपल है, वॉज वर तो लगेगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा बस, और बाकी अफर्मेटिव जैसे नहीं, सब्जेक्ट, वॉज वर, नॉट, फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। हल्कू खेत में नहीं सो रहा था, हल्कू वॉज नॉट। सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी ट्रांसलेशन आपका एक जैसा रहेगा। स्लीपिंग इन द फील्ड, मेरे मित्र स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, माई फ्रेंड्स वर नॉट। वेटिंग, जिसका इंतजार करते हैं उससे पहले फॉर लगाते हैं, फॉर यू, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। मैं परीक्षा के दौरान शोर नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज, आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज, परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये लड़कियां कल अपना होमवर्क नहीं कर रही थीं, दीज गर्ल्स, सब्जेक्ट है दीज गर्ल्स, वर नॉट, निगेटिव है, डूइंग, कर रही थी क्या? अपना होमवर्क, दियर होमवर्क। प्लूरल है इसलिए अपना क्या अंग्रेजी? दियर होगी। कल, यस्टरडे। कृति परसों भिखारी को खाना नहीं दे रही थी, कृति वॉज नॉट, देना के अंग्रेजी गिव, गिविंग हो जाएगा, क्या नहीं दे रही थी? फूड। किसको? भिखारी को, टू दी बेगर। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है भिखारी को और एक है खाना, यानी ये निर्जीव और सजीव कर्म। अगर सजीव कर्म पहले लिखते हैं, यानी भिखारी को पहले लिखेंगे तो खाना की अंग्रेजी तुरंत लिख देंगे, द बेगर फूड, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर आपने फूड पहले लिखा और भिखारी को बाद में लिखा तो टू लग जाएगी। देखिए, फूड टू दी बेगर, ऐसा आ गया। परसों की अंग्रेजी क्या होती है? द डे बिफोर यस्टरडे। तुम उस समय कुछ और कह रहे थे, यू वर, कर रहे थे, डूइंग, तुम कर रहे थे क्या? कुछ और, समथिंग एल्स, एट दैट टाइम, उस समय। ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका समय कुछ और के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि जब कुछ और का भाव कुछ और, तो समथिंग एल्स मतलब कुछ अन्य कर रहे थे, कुछ दूसरा कर रहे थे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले क्या लगाएंगे? वॉज वर। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज वर, जैसा कि सभी सेंटेंसेज या सभी टेंसेज में होता है। सब्जेक्ट के बाद इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। रूल है, क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य को? वॉज वर से प्रारंभ करेंगे, एज अब, जैसा कि देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ येलो कलर से हाईलाइटेड है, अगर क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य है तो ऐसा ही ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन अगर क्या से प्रारंभ नहीं है तो कैसा होगा? वो व्हाट टाइप का क्वेश्चन होगा। व्हाट टाइप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होगा सेंटेंस के, तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद फिर ऐसा ही लिख देंगे जैसा कि ये येलो कलर से हाईलाइटेड फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर है तो, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, जैसा कि अन्य सेंटेंसेज या टेंसेज में आप करते रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा था, स्टार्ट क्या से है वाक्य। और दूसरा, इनको और तरीका समझ सकते हैं, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा था, तो या तो उत्तर हाँ होगा या तो नहीं, तो इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वॉज, सब्जेक्ट आई, एब्यूजिंग यू, तुमको। एब्यूज माने गाली देना, आईएनजी फॉर्म एब्यूजिंग हो जाएगा। क्या तुम खुद खाना बना रहे थे, तो ये भी क्या से स्टार्ट है, सब्जेक्ट या यू, यू के अकॉर्डिंग वर लगेगा, वर यू। अच्छा, तुम खुद, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हो तो यू के बाद योर सेल्फ लगाएंगे। इसी तरह सभी के साथ होते हैं, मैं खुद या मैं स्वयं, तो आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ,
ही हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, दे देमसेल्फ ऐसा लिखते हैं। तो खुद, ये यू योरसेल्फ एक साथ आ जाएगा। अब बनाना, खाना बनाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुकिंग, कुक होता है, एनजी लग जाएगा। क्या बना रहे थे? खाना, फूड। कल हम क्या याद कर रहे हैं? देखिए इसमें क्या बीच में आया है, तो अब इसका हम ट्रांसलेशन अलग ढंग से करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी? व्हाट। अब वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है हम, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, फिर हम, सब्जेक्ट वी। याद करना के अंग्रेजी लर्निंग हो जाएगा। कल यस्टरडे। ये बच्चे सड़क पर क्यों खेल रहे थे? इसमें क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वर होगा क्योंकि ये बच्चे प्लूरल है। दीज चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, दीज चिल्ड्रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, प्लेइंग, रोड पर, सड़क पर, ऑन द रोड। कल क्लास में कौन सो रहा था? देखिए कौन, कौन सो रहा था। अब दूसरा नियम याद करिए इंट्रोगेटिव का। कौन, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु। लेकिन देखिए यही इसका सब्जेक्ट है, तो मैं हर टेंस में आपको बताता रहा हूं कि जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो तो ट्रांसलेशन अफर्मेटिव जैसा होगा। तो ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हु वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीपिंग, कक्षा में, इन द क्लास, यस्टरडे, कल। वह सिमरन को पतंग क्यों नहीं दे रहा था? क्वेश्चन है क्यों, और निगेटिव भी है। रूल नंबर 3 लगेगा ये वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखे व्हाई, हेल्पिंग वर्ब वाज क्योंकि वह सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हेल्पिंग सब्जेक्ट आया ही, इसके बाद नॉट लगाएंगे, या तो वाज के बाद नॉट लगा दे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो व्हाई वाज नॉट ही या व्हाई वाज ही नॉट, एक ही बात है। देना की अंग्रेजी गिव, गिविंग हो जाएगा। द काइट टू सिमरन, सिमरन को पतंग। देखिए यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, निर्जीव और सजीव। अगर सिमरन को पहले लिखते तो द काइट तुरंत लिख देते बाद में, लेकिन काइट पहले लिखा है तो इसके बीच में आपने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। कल रात में बारिश कब हो रही थी? कब क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, हेल्पिंग वर्ब वाज। बारिश होना अपने आप में एक वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट ईट होगा। डमी ईट के रूल में मैंने आपको बताया है, जिनको नहीं पता है वो लिंक में जाकर के डमी ईट का रूल पढ़ लें, ट्रांसलेशन में ही मिल जाएगा आपको। तो सब्जेक्ट ईट होगा, वर्ब रेनिंग, रात में, एट नाइट, कल, यस्टरडे। वो तुमसे गुस्सा क्यों हो रहे थे? क्यों की सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, हेल्पिंग वर्ब वाज, वो ही। गुस्सा होना की अंग्रेजी होती है गेट एंग्री, गेट एंग्री। तो मेन वर्ड इसका जो है गेट है, तो गेटिंग हो जाए, गेटिंग एंग्री तुमसे, विथ यू। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल पढ़ लिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आपने देख लिया। तो ट्रांसलेशन करना आप, मैं समझता हूँ, सीख गए हैं। एक एक्सरसाइज देते हैं आपको, जो कि आपको करना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ जब हम मिलेंगे तब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। मिसलेनियस है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य हैं, कुछ अदर टेंसेज जो आप तक पढ़ चुके हैं उनके भी हैं। इनको करके रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो सोल्यूशन के साथ मिलूंगा, तब आप मिलाइएगा आपने कितने सेंटेंसेस सही किया। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।